अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं सब लोग? Now today we are going to discuss the second section of the first chapter, which is known as applications of propositional logic. और इसमें हमारे पास जो सबसे पहले है कि सबसे पहली इसकी एप्लीकेशन है कि वी यूज़ दिस प्रोपोजिशनल लॉजिक टू ट्रांसलेट इंग्लिश सेंटेंसेस इनटू लॉजिकल एक्सप्रेशंस। तो हमारे पास कुछ लॉजिकल एक्सप्रेशन एज एग्जांपल नीचे दिए हुए हैं, तो हम उसको कुछ प्रोपोजिशंस गिवन है तो उनको हमने एज ए लॉजिकल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो जैसे आपके सामने गिवन है, यू कैन एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम कैंपस ओनली ओनली इफ यू आर अ कंप्यूटर साइंस मेजर और यू आर नॉट अ फ्रेशमैन। तो फ्रेशमैन होता है जो न्यू इंडक्शन होती है, जो पहले साल के बच्चे होते हैं उनको फ्रेशमैन कहते हैं यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे ये जो कंप्लीट सेंटेंस है इंग्लिश का, तो इसमें इसमें से आपने सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि आपने इसमें से प्रपोजिशन जो हैं वो आइडेंटिफाई करनी है और उनको वेरिएबल असाइन करनी है, ताकि आपके लिए उसको कंपाइल करना, उसको एग्जीक्यूट करना आसान हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे यू कैन एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम कैंपस ओनली इफ यू। ठीक है जी, तो ये एक प्रपोजिशन होगी। उसके बाद ओनली इफ को हम वैसे छोड़ देते हैं। उसके बाद है यू आर अ कंप्यूटर साइंस मेजर, तो ये एक सेकंड प्रपोजिशन है। उसके बाद है यू आर नॉट अ फ्रेशमैन, ये थर्ड प्रपोजिशन है। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि हम सिंपली पी क्यू आर की फॉर्म में यहाँ पे मेंशन कर दें। ठीक है, एक 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 तरीके से एक तरीका ये है। ठीक है, दूसरा है कि हम अपने वेरिएबल्स को कुछ ऐसे बना सकते हैं, मीनिंगफुल बना सकते हैं, जैसे कि हम उसके जो नाम रखें उससे हमें पता चल जाए कि बेसिकली वो वेरिएबल के स्टेटमेंट को रेफर कर रहा है। ठीक है, तो ये एक और तरीका है कि हम किस तरीके से इसके साथ चल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपके सामने जो एग्जांपल है उसमें हम क्या कर सकते हैं, यू कैन एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम कैंपस। तो इसका जो वेरिएबल है मैं वो ए रख देता हूँ। ठीक है, ए से मुराद एक्सेस। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि जब भी मेरे जहन में ए आएगा तो मुझे पता होगा कि एक्चुअली ये किस प्रपोजिशन को रेफर कर रहा है, ए। ठीक है, उसके बाद है यू आर अ कंप्यूटर साइंस मेजर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं इस प्रोपोजिशन का वेरिएबल नेम रखता हूँ सी। ठीक है, जैसे सी आएगा तो मुझे पता होगा ये कंप्यूटर साइंस मेजर की बात हो रही है। उसके बाद यू आर नॉट अ फ्रेशमैन। ठीक है, तो इसका मैं जो वेरिएबल रखता हूँ वो रखता हूँ एफ, ताकि ताकि मुझे पता चल जाए कि ये फ्रेशमैन की बात हो रही है। और यहाँ पे जो मैंने एफ रखा है ना, वो मैंने रखा है यू आर अ फ्रेशमैन, नॉट नहीं रखा। ठीक है, आसानी के लिए। ठीक है, यू आर अ फ्रेशमैन एफ, और यू आर नॉट अ फ्रेशमैन नॉट एफ। ठीक हो गया जी। तो अब ये प्रपोजिशंस के जो नेम मैंने असाइन कर दिए हैं, उसके बाद अगला है कि मैं देखूं कि इसमें कौन से लॉजिकल कनेक्टिव्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आप देखें यहाँ पे मैंने पहले से ओनली इफ लिखा हुआ है और लिखा हुआ वाइट में, आप उसको देख सकते हैं। तो ओनली इफ से फौरन आपके जहन में वो कंडीशनल स्टेटमेंट आ जानी चाहिए। तो क्या है ओनली इफ के साथ हमारी जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो क्या है बेसिकली? P only if Q. P only if Q. हाँ, पी ओनली इफ क्यू, इसका मतलब है ओनली इफ से पहले जो प्रपोजिशन है वो पी को रिप्रेजेंट कर रही है, ओनली इफ के बाद जो प्रपोजिशन है वो क्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो यू कैन एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम कैंपस, यू कैन एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम कैंपस। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे, चूंकि इसका नाम प्रपोजिशन का मैंने रखा हुआ ए, तो मैं ए लिखता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं एरो का निशान लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कंडीशनल स्टेटमेंट की, और मैं यहाँ पे एरो इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अब दो चीज़ें हैं, यू आर अ कंप्यूटर साइंस मेजर और यू आर नॉट अ फ्रेशमैन। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस मेजर सी हो गया, और का हमारे पास सिंबल क्या है, कंजक्शन का, हम डिस्टिंक्शन का सिंबल Distinction. यहाँ पे एंटर कर देंगे, जो हमारे पास बी की फॉर्म में आता है। ठीक है, उसके बाद यू आर नॉट अ फ्रेशमैन, तो इसका जो हमारे पास है निगेशन ऑफ एफ आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने अपनी आसानी के लिए ये कह दिया कि यू आर अ फ्रेशमैन, उसको एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और नेगेशन को नॉट एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, see how we translate our English sentence into a logical expression. ठीक है,
ए इम्प्लाइज सी डिस्टिंक्शन नॉट एफ। ठीक हो गया जी। ऐसे ही हम सेकंड कर सकते हैं, यू कैन नॉट राइड द रोलर कोस्टर इफ यू आर अंडर 4 feet टॉल अनलेस यू आर ओल्डर देन 16 ईयर ओल्ड। अगेन इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें अगेन इसको वेरिएबल नेम असाइन करते हैं। तो यू कैन नॉट राइड द रोलर कोस्टर, तो यहाँ पे बेटा रोलर कोस्टर इस प्रपोजिशन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यू राइड द, यू कैन राइड द रोलर कोस्टर, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और यू कैन नॉट राइड द रोलर कोस्टर को इसको नॉट आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आसानी के लिए हम नेगेशन और नॉट को एक तरह करने के लिए हमने कहा यू कैन राइड द रोलर कोस्टर, ये है इस वेरिएबल का नाम है आर, और यू कैन नॉट राइड द रोलर कोस्टर नॉट आर। ठीक हो गया। उसके बाद है जी, उसके बाद है इफ। तो बताएं इफ के साथ कौन सी हमारे पास है कंडीशनल स्टेटमेंट? क्यू इफ पी। अब जो पहला पार्ट है वो क्यू का है, उसके बाद इफ है, उसके बाद सेकंड पार्ट। अब बेटा अगर सेकंड पार्ट पे आप गौर करें ना, इसमें दो प्रपोजिशंस हैं, यू आर अंडर 4 feet टॉल अनलेस यू आर ओल्डर देन 16 years ओल्ड। अब जो यहाँ पे जो अनलेस का इस्तेमाल है ना बेटा, ये और की बराबर है, और के टर्म्स में इसको इस्तेमाल करें। जैसे आपने पीछे पढ़ा था कि बट को हम एंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अनलेस को, अनलेस की एक जो एक वे है उसमें अनलेस को एज ए और के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ इसमें और के तौर पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो यू आर अंडर 4 feet टॉल अनलेस यू आर ओल्डर देन 16 years ओल्ड। ठीक है, तो अब इसका हमारे पास आएगा, ये हमारे पास यू आर अंडर 4 feet टॉल, तो इसको मैं जो 4 feet टॉल को टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, फर्ज करें तो ये टी है, और उसके बाद डिस्टिंक्शन आएगी, और उसके बाद यू आर ओल्डर देन 16 years ओल्ड। ठीक है, तो 16 year ओल्ड को मैं कह देता हूँ कि ओल्डर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और उसको ओ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब बेटा जब भी आपने लिखना है लॉजिकल एक्सप्रेशन, तो हमेशा पी एरो क्यू लिखना है। ठीक है, बात मेरी समझ गए? अब एक यहाँ पे ट्रिकी बात आ रही है, इसको आप जरा समझ लेना। जब भी हमने इस कंडीशनल स्टेटमेंट को लिखना है तो कैसे लिखना है, पी एरो क्यू। ठीक है, वो पीछे बेशक 13 हैं, 13 मुख्तलिफ तरीकों से, 13 डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से हम कंडीशनल स्टेटमेंट को बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपने एरो की फॉर्म में लिखना है इसको, तो लिखना है पी एरो क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखना है कि पी का कौन सा पार्ट है, क्यू का कौन सा पार्ट है। ये थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये इसको आपने थोड़ा सा पिक कर लें कि यहाँ पे देखिए हमने कहा कि ये जो पोर्शन है ना, यू कैन नॉट राइड द रोलर कोस्टर, ये क्यू है, उसके बाद इफ है, उसके बाद पी है, ऐसे ही है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है पी एरो क्यू में। ठीक है, तो इसमें बताएं कि पी का पोर्शन कौन सा है। You are under 4 feet tall unless you are older than 16 years old. शाबाश। अब इसमें जो पी का पोर्शन ये है, तो अब हमने इसको पहले ले आना है। ठीक है, और इसमें दो प्रपोजिशंस हैं। तो पहली प्रपोजिशन को हमने क्या कहा है, पी, और उसके बाद अनलेस मैंने आपको क्या बताया है कि अनलेस क्या है यहाँ पे, और डिस्टिंक्शन। ठीक है, डिस्टिंक्शन है। उसके बाद यू आर ओल्डर देन 16 years ओल्ड, ओ। ठीक है, ये मेरे पास पी का पोर्शन हो गया। ठीक है बच्चे, उसके बाद अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे एरो। ठीक है, अब क्यू का पोर्शन है, तो बताएं कि क्यू के पोर्शन में क्या आ रहा है, आर निगेशन के साथ आ रही है। हाँ, हमने अपनी आसानी के लिए कहा कि यू कैन राइड द रोलर कोस्टर, उसको आर कह दिया, और यू कैन नॉट राइड द रोलर कोस्टर, उसको नॉट आर कह दिया। हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, इसको आपने समझना है अच्छे तरीके से। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई इशू है अभी भी, तो मुझे जरा बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। आ गई है सबको समझ बेटा? यस सर। ठीक है, नाउ वी मूव फॉरवर्ड। और अभी हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक है, विच इज नोन एज सिस्टम स्पेसिफिकेशंस।
हम बेटा इसको सिस्टम स्पेसिफिकेशन में इस्तेमाल करते हैं, लाइक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। आप जब सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग पढ़े होंगे, पढ़ेंगे भी, तो उसमें जो कस्टमर्स हैं, यूजर्स हैं, वो बड़े एक वेग और एम्बिगुअस किस्म की स्टेटमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स आपको देते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट्स बड़ी कंट्राडिक्शन हो सकती हैं, एम्बिगुअस हो सकती हैं। तो सब बेस्ट वे ये होता है कि आप उन रिक्वायरमेंट्स को, जो कि प्लेन इंग्लिश की फॉर्म में होती है, उसको प्रोपोजिशनल लॉजिक की फॉर्म में लें। इससे बेनिफिट ये होगा बेटा कि आप और कस्टमर जो है ना, वो एग्जैक्टली सेम पेज पे होंगे। आपको एग्जैक्टली पता होगा कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और फिर आप उसके मुताबिक अपना सिस्टम डिज़ाइन और डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक और एप्लीकेशन है फॉर ऑफ द प्रोपोजिशनल लॉजिक। ठीक है, तो अभी एक फर्ज करें, एक हमारे पास इंग्लिश सेंटेंस है, रिक्वायरमेंट समझ लें, इसको जो मर्जी समझ लें। द ऑटोमेटेड रिप्लाई, द ऑटोमेटेड reply cannot be sent when the file system is full। ये हमारे पास एक इंग्लिश सेंटेंस है, इसको हमने कन्वर्ट करना है लॉजिकल एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो इसकी अगेन वही, हम सबसे पहले इसको वेरिएबल बना इसकी डिक्लेयर कर देते हैं, द ऑटोमेटेड रिप्लाई कैन नॉट बी सेंट। ठीक है, तो इसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, फर्ज करें आर कह देता हूँ, तो आर क्या है, द ऑटोमेटेड रिप्लाई कैन बी सेंट। ठीक है, कैन बी सेंट, नॉट नहीं आ रहा है, और इसको हाँ कैन नॉट करने के लिए इसको मैं नेगेट कर देता हूँ। ठीक है, तो द ऑटोमेटेड रिप्लाई कैन नॉट बी सेंट नॉट आर। ठीक है, उसके बाद है व्हेन, और उसके बाद है द फाइल सिस्टम इज फुल। तो फाइल सिस्टम को मैं एफ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि द फाइल सिस्टम इज फुल। ठीक है, इस प्रपोजिशन को एफ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब बेटा आपके जहन में यहाँ पे व्हेन आ रहा है, तो आपके जहन में फौरन आपको टेबल 13 वेज याद है, उसमें देखें कहाँ पे व्हेन, Q1P। शाबाश। ठीक है, तो अब जो पहला पोर्शन हमारे पास Q का है, उसके बाद व्हेन आएगा, उसके बाद P आएगा। जब हम लिखेंगे इसको, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे जी, पहले P लिखेंगे। तो इसमें P क्या है जी, F। शाबाश। और उसके बाद क्या आएगा बेटा, एरो का निशान आ जाएगा। उसके बाद नेगेशन आर। हाँ जी, शाबाश। तो आप बड़े ज़हीन स्टूडेंट, आपने बड़ी जल्दी पिक कर लिया। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास है, इसको कैसे हम लॉजिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं फॉरवर्ड, और इसमें कुछ और चीज़ें हैं। जब बेटा सिस्टम स्पेसिफिकेशन हम डिज़ाइन करेंगे ना, तो उसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हमारी स्पेसिफिकेशंस हैं वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। इससे कंसिस्टेंट से क्या मुराद है बेटा, consistent, that is they should not contain conflicting requirements that could be used to derive a contradiction। जो requirements है ना, वो conflicting नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसी सूरत हाल है, तो हम कहेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट सिस्टम स्पेसिफिकेशन कंसिस्टेंट है। ठीक है जी, तो कंसिस्टेंट से इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप फर्ज करें, आप कहते हैं कि जी मुझे तो ना मोबाइल चाहिए जिसमें व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सके। ठीक है, और मुझे मोबाइल चाहिए जिसके ऊपर कीपैड होना चाहिए, फिजिकल कीपैड होना चाहिए। तो फर्ज करें आजकल ऐसे मोबाइल आ रहे हैं जिसमें जिनमें फिजिकल कीपैड आ रहा है, उनमें आप व्हाट्सएप नहीं इस्तेमाल कर सकते। फर्ज कर लीजिए एक बात है। ठीक है, तो ये दोनों रिक्वायरमेंट्स आपकी कंट्राडिक्ट कर रही हैं कि आपको फिजिकल कीबोर्ड वाला मोबाइल भी चाहिए और उसके ऊपर व्हाट्सएप भी चलना चाहिए। ठीक है, तो बेटा अभी या तो आप व्हाट्सएप चला रहे हैं या वो फिजिकल कीबोर्ड वाला मोबाइल चला रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ हो सकती है। तो ये कंट्राडिक्शन आ गया आपकी रिक्वायरमेंट में। आपने अपने घर वालों को रिक्वायरमेंट दी ना कि मुझे मोबाइल चाहिए और उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, तो उसमें दो प्रॉपर्टीज आपने ये बताई थी कि वो उसमें व्हाट्सएप चलना चाहिए, उसमें कीपैड भी होना चाहिए। तो वो घर वाले अगर उनको पता है, वो आपसे कहेंगे बेटा ये एक चीज़ हो सकती है, या तो व्हाट्सएप चलाने वाला मोबाइल ले लें या कीपैड वाला ले लें। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कस्टमर की, तो हमने देखना है कि क्या वो कंसिस्टेंट है या नहीं। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए वी कैन यूज प्रोपोजिशनल लॉजिक। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 3 स्टेटमेंट्स हैं। द डायग्नोस्टिक मैसेज इज स्टोर्ड इन द बफर और इट इज रीट्रांसमिटेड। वो स्टेटमेंट है। उसके बाद डायग्नोस्टिक मैसेज इज नॉट स्टोर्ड इन द बफर
उसके बाद है इफ द डायग्नोस्टिक मैसेज इज स्टोर्ड इन द बफर देन इट इज रीट्रांसमिटेड। ठीक है, सबसे पहले इनको वेरिएबल नेम असाइन करें, फिर उनकी लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख लें हम। तो फर्ज करें द डायग्नोस्टिक मैसेज इज स्टोर्ड इन द बफर, इसको मैं कह देता हूँ कि ये हमारे पास जो है ये डी है। ठीक है, डायग्नोस्टिक मैसेज स्टोर इन द बफर और इट इज रीट्रांसमिटेड, तो ये जो दूसरा पार्ट है इसको मैं आर कह देता हूँ। ठीक है, रीट्रांसमिटेड, और इसमें चूंकि आर आ रहा है तो इसके मैं डिस्टिंक्शन करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी डिस्टिंक्शन ऐड कर देता हूँ। ठीक है जी, तो मैंने डिस्टिंक्शन ऐड कर दी और आर लिख दिया। ठीक हो गया। अब जो सेकंड मैसेज है ना बेटा, द डायग्नोस्टिक मैसेज इज नॉट स्टोर्ड इन द बफर, इसका क्या आएगा? negation D. Not D. नॉट डी। Negation D. जी। वेरी गुड negation बेटा, not D. नॉट डी। ठीक हो गया। उसके बाद है तीसरा, इफ द डायग्नोस्टिक मैसेज इज स्टोर्ड इन द बफर देन इट इज रीट्रांसमिटेड। जी बेटा, अब बताएं इसको क्या करेंगे? If D then R. If P then Q. जी। हाँ जी, शाबाश। D arrow R. R. हाँ जी, इसका बेटा आएगा डी और D arrow. एरो का निशान आ जाएगा R. और R. शाबाश। ठीक है, आपको तो सब कुछ आ रहा है। ठीक है, जबरदस्त हो गया। अब बेटा ये हमारे पास तीन डिफरेंट लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं, डी डिसजंक्शन आर, नॉट डी और डी इम्प्लाइज आर। ठीक है, तीन है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल हैं डी और आर। ठीक है, अब हमने करना है कि हमने डी और आर की वो ट्रुथ वैल्यू सेट कर दी है, डी और आर की वो ट्रुथ वैल्यू सेट करनी है कि जहाँ पे ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं ना ये तीनों ट्रू हो जाए। डी और आर की वो वैल्यू सेट करनी है जहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट जो है ना वो ट्रू हो जाए। तो फर्ज करें मैं डी को भी ट्रू कहता हूँ, आर को भी ट्रू सेट कर देता हूँ, डी को भी ट्रू सेट कर देता हूँ, आर को भी ट्रू सेट कर देता हूँ। तो बेटा ये जो पहला डी डिस्जंक्शन आर है इसका क्या आंसर आएगा? फिर मैं दोनों डी आर को ट्रू सेट किया। True. हाँ शाबाश। और नॉट डी क्या आएगा? False. False. डी इम्प्लाइज आर। True. ट्रू आ गया। ठीक है, अब पहला भी ट्रू है आंसर, दूसरा फॉल्स है, तीसरा ट्रू है। हमें तो सारे ट्रू चाहिए। तो अब आपके ऊपर ये छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए। आप मुझे बताएं इसका आंसर कि डी और आर की क्या वैल्यू सेट करें कि ये तीनों ट्रू हो जाए। सर अगर हम डी को फॉल्स कर ले और आर को ट्रू कर ले। हाँ जी, शाबाश। हम अगर डी को फॉल्स कर लें और आर को ट्रू कर लें, तीनों ट्रू हो जाते हैं। ठीक है, पर देख लें आपके सामने है, डी फॉल्स है और जो है ट्रू है, तो फॉल्स ट्रू आंसर है ट्रू। ठीक है, दूसरे का नॉट डी यानी कि नॉट फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू, ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, और डी फॉल्स है और आर ट्रू है तो इसका आंसर भी ट्रू है। शाबाश। ठीक है, तो अब ये तीनों स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं, उसके आंसर ट्रू हो गए हैं और हम कह सकते हैं कि ये तीनों स्टेटमेंट कंसिस्टेंट हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद Yes, है sir. बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बुलियन सर्चेस अबाउट। अब ये जो प्रोपोजिशनल लॉजिक है बेटा ये बुलियन सर्चेस में इस्तेमाल होती है। आई होप आपने सब लोगों ने गूगल सर्च को इस्तेमाल किया होगा। बेटा किया है आप सब लोगों ने गूगल सर्च को इस्तेमाल? जी सर। अच्छा Yes, sir. अच्छा, मेरा अब आपसे क्वेश्चन बेटा कि आप मुझे ये बताएं कि आपने गूगल सर्च की गूगल सर्च में एक ऑप्शन होता है एडवांस सर्च, उसको इस्तेमाल किया कभी? हाँ जी, आवाज नहीं इतना तो हम सोचते ही नहीं ना कोशिश करते। तो अब आपने एक छोटी सी होम असाइनमेंट आपकी, अब आपने गूगल एडवांस सर्च को इस्तेमाल करना है। तो वो आमतौर पे या तो गूगल सर वो फिल्टर नहीं करता। गूगल सर्च का जो पेज होता है उसी के ऊपर एडवांस सर्च का भी मिल जाता है। अगर वहाँ पे आपको ना मिले तो आपने गूगल सर्च के अंदर लिखना है गूगल एडवांस सर्च, तो वो मेरे ख्याल से जो पहला पेज है ना वही आपको वहाँ पे ले जाएगा गूगल एडवांस सर्च के ऊपर। ठीक है, तो सर वो फिल्टरिंग नहीं करता। हाँ जी, तो फिल्टरिंग ही तो करनी है। तो गूगल एडवांस सर्च अच्छा सर, वो मैंने यूज किया हुआ है सर, यूट्यूब में भी किया हुआ है। उसमें क्या होता है गूगल एडवांस सर्च में क्या होता है? सर अगर हम फिल्टर करते हैं कि हमें ये वेबसाइट चाहिए तो वही वेबसाइट्स आती हैं और दूसरी तीसरी नहीं आती।
अच्छा, अब ये मैंने ना ओपनिंग कर लिया, तो मैं कहता हूँ कि मैं आपको ना ये ऐसे करता हूँ कि आपको ये इसको डिस्कनेक्ट कर। तो अब ये देखिए गूगल एडवांस सर्च है, यहाँ पर देखिए कितने ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, तो ये आप जो ऊपर है इस पे हमने फोकस करना, ऑल दीज वर्ड्स, टैप द इम्पोर्टेंट वर्ड, ट्राई कलर, रेड, टेरियट। ठीक है, तो कोई भी, लाइक मैं कहता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी, जो वर्ड्स मुझे चाहिए, दिस एग्जैक्ट वर्ड्स आर फ्रेज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी करते हैं तो मुझे एग्जैक्ट वर्ड मिलेगा। जैसे मैं इसको डबल कोट्स के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी लिख देता हूँ। ठीक है, तो मुझे ये एग्जैक्ट वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, एनी ऑफ दीज वर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप और बिटवीन ऑल वर्ड्स यू वांट, मैन्योर और स्टैंडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कहा है कि एनी ऑफ दीज वर्ड्स। ठीक है, तो मैं कहता हूँ पंजाब और यूनिवर्सिटी। इसका मतलब है या तो मुझे पंजाब दिखाओ या यूनिवर्सिटी दिखाओ। ठीक है, पुट अ माइनस साइन जस्ट बिफोर वर्ड दैट यू डोंट वांट। ठीक है, तो मैं लेट्स सपोज कहता हूँ कि माइनस यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये मैं ऐसे इस तरीके से कर सकता हूँ इसको। अब उसके बाद रेंज में दे सकता हूँ कि बड़ी नंबर ऑफ, पुट टू फुल स्टॉप्स बिटवीन द नंबर्स एंड एड अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, जैसे ये 10 to 35 kg। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे बता सकते हैं रेंज। अब इसमें देखें, ये जो हमारे पास ये जो ऑप्शन आ रहे हैं ना, इसमें हम बुलियन सर्च कर रहे हैं। बुलियन सर्च में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एंड, और, एंड, नॉट। ठीक है, तो अगर आप गौर करें तो ये जो एनी ऑफ दीज वर्ड्स, पंजाब और यूनिवर्सिटी है ना, ये इसमें और, यानी कि या तो पेज के अंदर पंजाब होना चाहिए या यूनिवर्सिटी होना चाहिए, या दोनों भी हो जाएंगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा ये ऑल दीज वर्ड्स, तो यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, एंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सारे इसमें एंड तो नजर ही नहीं आ रहा। मेरा ये गूगल में एंड जो है, एंड ऑपरेटर इम्प्लिसिट है, वो बाय डिफॉल्ट है। अगर दो कीवर्ड्स के दरमियान अगर आप कुछ नहीं लिखते हैं तो गूगल उसको एंड ही कंसीडर करेगा। तो पंजाब यूनिवर्सिटी का मतलब है कि गूगल आपसे कह रहा है, आप गूगल से कह रहे हैं कि मुझे ऐसे पेजेस शो करें जिसमें पंजाब भी हो और यूनिवर्सिटी भी हो, दोनों दोनों कीवर्ड होने चाहिए। ठीक है, और इसी तरह उसके बाद हमारे पास नेगेशन है, नॉट माइनस यूनिवर्सिटी। माइनस यूनिवर्सिटी का मतलब ये है कि आप गूगल सर्च इंजन को डायरेक्ट कर रहे हैं कि आपको जो पेजेस रिटर्न हो उसमें यूनिवर्सिटी का लफ्ज नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया बच्चे? तो इस तरीके से आप बुलियन सर्च यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं, अगर आपको अंडर अंडर द हुड जो आपको अंडरलाइंग चीजों की समझ आ गई है, तो आप ये सारे काम आप गूगल सर्च पे भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें एडवांस में जाने की जरूरत नहीं है। आप गूगल सर्च पे जाएं, यहाँ पे लिखें पंजाब, लेट्स सपोज आप कहते हैं पंजाब, उसके बाद और यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। ठीक है, और मैं ये पंजाब यूनिवर्सिटी इंडिया में भी है, मैं वो इंडिया वाली पंजाब यूनिवर्सिटी के मतलब नहीं चाह रहा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की मतलब है वही सारे पेजेस होंगे शो, उसमें जो इंडिया की यूनिवर्सिटी है उसके मतलब नहीं शो होंगे। ठीक है, तो फर्ज करें मैं इंडिया का यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो क्या होगा, तो इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी जो इंडिया की है उसके रिजल्ट भी यहाँ पे शो होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे आगे जाके कि इसके पंजाब यूनिवर्सिटी के जो हमारे पास हैं आगे डेफिनेटली आपको इंडिया की पंजाब यूनिवर्सिटी के मतलब भी चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आप देखेंगे। और ये चूँकि इसमें ये देखें ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, ये आप यहाँ पे देखें तो ac.in लिखा हुआ है, ये होता है। और यहाँ पे आप डबल कोट्स के अंदर अगर आप इसको लिखेंगे तो मुझे ये एग्जैक्ट फ्रेज चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट फ्रेज में ये मुझे रिकॉर्ड शो करना है आपने पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर दोनों वर्ड्स ना मौजूद होंगे तो ठीक है, अदरवाइज मुझे कोई और पेज शो ना करे। ठीक है, दिस इज हाउ दिस सर्च वर्क्स। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास है। अब मैं इसको यहाँ पे इसको, हमारे पास एक एग्जांपल है न्यू एंड मैक्सिको एंड यूनिवर्सिटीज। तो इसका मतलब है हमें न्यू मैक्सिको में जितनी यूनिवर्सिटीज है वो शो करवाओ। ठीक है,
अब हम क्या चाहते हैं, हम कहते हैं कि हमें न्यू मैक्सिको और एरिजोना में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो शो कराओ। तो हम क्या कहते हैं, न्यू एंड मैक्सिको और एरिजोना, ये दोनों स्टेट्स हैं अमेरिका की, एरिजोना और न्यू मैक्सिको। ठीक है, हम कहते हैं न्यू मैक्सिको या एरिजोना में जितनी यूनिवर्सिटीज़ है वो शो करवाओ। ठीक है, अब तीसरा इशू है कि हम कहते हैं कि मैक्सिको एंड यूनिवर्सिटीज नॉट न्यू। बेटा आपको पता है कि एक एक कंट्री है मैक्सिको जो अमेरिका के साथ ही है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ जो मैक्सिको कंट्री है ना उसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ है ना वो शो करवाओ। तो लेकिन क्या होगा कि मैं ये साथ मेक श्योर करना चाहता हूँ कि जो न्यू मैक्सिको है ना वो उसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ ना शो हो, क्योंकि न्यू मैक्सिको तो अमेरिका की रियासत है और मैक्सिको अलहदा कंट्री है। तो मैं जो अलहदा कंट्री है ना उसकी यूनिवर्सिटीज़ देखना चाहता हूँ, अमेरिका की रियासत की नहीं देखना चाहता। ठीक है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, तो मैं नॉट न्यू लिख देता हूँ यहाँ पे कि मुझे न्यू, अगर वो वेबसाइट के अंदर न्यू का वर्ड है तो वो वेबसाइट मुझे शो ना करवाई जाए। यहाँ पे नॉट लिखा है, गूगल जो है वो माइनस का साइन एक्सेप्ट करता है। ठीक हो गया बेटा। तो ये एक और एप्लीकेशन है लॉजिक की दैट वी यूज इन सर्चिंग। उसके बाद बेटा हमारे पास आखिरी जो हम पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं वो है लॉजिक सर्किट का। तो लॉजिक सर्किट आपने डीएलडी वगैरह में स्टडी किए होंगे, जहाँ पे नॉट को इन्वर्टर कहा जाता है, उसका निशान आपके सामने है, और गेट का भी निशान आपके सामने है, एंड गेट का भी है। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन आप देख लें कि हमारे पास एक लॉजिक सर्किट है, इसको हम क्यू को नॉट क्यू क्यू कर रहे हैं और नॉट क्यू नॉट और पी को मूव कर रहे हैं थ्रू एंड गेट, और उसके बाद आर की निगेशन कर रहे हैं, और आर की निगेशन को जो हमारे पास पी और नॉट क्यू के थ्रू हम उसको आर कर रहे हैं, और फाइनली हम गेट कर रहे हैं पी कंजक्शन नॉट क्यू डिसजंक्शन नॉट आर। ठीक है, तो ये इसकी एक और एप्लीकेशन है कि हम इसको लॉजिक सर्किट्स में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आज का सेक्शन 1.2 कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं आपके सामने बुक को शेयर करता हूँ, तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। वो बहुत आसान से क्वेश्चन है, तो आई होप उनमें आपको कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1 है, यू कैन नॉट एडिट अ प्रोटेक्टेड विकिपीडिया एंट्री अनलेस यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर। Express your answer in terms of E. You can edit a protected Wikipedia entry, and A, you are an administrator. अच्छा बेटा, यहाँ पे आपने देखिए उसने काफ़ी काम आसान कर दिया, उसने वेरिएबल्स बता भी दिए हैं कि कौन सा वेरिएबल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, E, you can edit a protected Wikipedia entry, और उसके बाद है you are an administrator। ऐसे ही है बेटा। तो अब आपने इसको लिखना है पी क्यू की फॉर्म में, इसको लिखना है ट्रांसलेट गिवन स्टेटमेंट इनटू प्रोपोजिशनल लॉजिक यूजिंग द प्रोपोजिशन प्रोवाइडेड। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखें कि प्रोपोजिशन है यू कैन नॉट एडिट अ प्रोटेक्टेड विकिपीडिया एंट्री अनलेस, यहाँ पे कीवर्ड आ रहा है अनलेस। ठीक है, तो मुझे बताएं कि अनलेस के ऊपर क्या हमारे पास क्या उसका फॉर्मेट है, अनलेस का क्या टर्मिनोलॉजी है कंडीशन स्टेटमेंट की? क्यू अनलेस नॉट पी। हाँ, क्यू Unless not. हाँ, क्यू अनलेस नॉट पी। ठीक है, नॉट पी उसकी है। ठीक है, अब इसमें क्यू क्या है, क्यू का जो पोर्शन है, यू कैन एडिट अ प्रोटेक्टेड विकिपीडिया एंट्री। ठीक है, तो यू कैन नॉट एडिट अ विकिपीडिया एंट्री, तो ये हमारे पास जो नॉट ई जो है ये हमारे पास क्यू का पोर्शन है। ठीक है, उसके बाद है यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये ए है, तो यहाँ पे जो आएगा यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो ये हमारे पास ए आ जाएगा। ऐसे ही है बच्चे। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको लिखना है इन दी फॉर्म ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाई क्यू की फॉर्म में लिखना है इसको, पी एरो का निशान और क्यू। इसको हमने कैसे लिखना है, पी एरो का निशान और क्यू। ठीक है जी। तो अब इसको इसमें
P क्या है और Q क्या है। अब इसमें बताएं कि P क्या है इसमें। A. You are an administrator, ऐसे ही है जी। Yes. Yes, Sir. sir. हाँ जी। अब इसमें जो A है, You are an administrator, ठीक है। अब ये जो सिर्फ P है ना, ये लिखा हुआ है You are an administrator, लेकिन जब इसके साथ नेगेशन लगा देंगे तो क्या बनेगा। You are not an administrator. You are not an administrator, ठीक है। तो ये आ जाएगा not A, ठीक है जी। अनलेस के बाद वाले पोर्शन आ गया, ठीक है। उसके बाद एरो का निशान आएगा, उसके बाद में क्यू का पोर्शन जो है ना उसकी बात करनी है। जो क्यू का पोर्शन है जो ऊपर हमने लिखा हुआ है, ये क्या है, नॉट Not E. ई, ठीक है, नॉट ई। ये हमारे पास इसका आ गया, नॉट ए नॉट ई, नॉट ए इम्प्लाइज नॉट ई, ठीक हो गया बच्चे। Yes, sir. थोड़ा सा ट्रिकी है, आपने इस चीज को समझना है। और अगेन यहाँ पे जो सबसे अहम बात जो हमारे सामने बार बार आ रही है कि वो 13 डिफरेंट जो वेज है ना, वो आपको आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए। अगर वो आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर हैं तो आप फौरन इसको कर लेंगे, लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर आप सोचते रहेंगे कि आप जिसका क्या करना है, आप जिसका क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर वो याद होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें पी क्या है, क्यू क्या है, और फिर जब हमने उसको लिखना है तो उसको लिखने का स्टाइल वो 13 के 13 मुख्तलिफ तरीकों का लिखने का स्टाइल एक ही है, वो क्या है, पी एरो क्यू, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें हमने क्या करना है, यू कैन ग्रेजुएट ओनली इफ यू हैव कंप्लीटेड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर मेजर एंड यू डू नॉट owe money to the university and you do not have an overdue library book. Express your answer in terms of G. You can graduate. M. You owe money to the university. R. You have completed the requirements of your major. And B. You have an overdue library book. ठीक है। तो उसने प्रपोजिशन सारी निकाल के दे दी है हमें। तो वो कहते हैं कि आप ग्रेजुएट हो सकते हैं कि अगर ओनली इफ आपने अपने ड्यूज क्लियर हो, आपकी लाइब्रेरी का क्लियर हो, ठीक है जी, और आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हों। तो यहाँ पे आ रहा है ओनली इफ, यू कैन ग्रेजुएट ओनली इफ। तो आपके जहन में फौरन क्या आएगा, Only if Q. है जी, क्या आएगा, Only if Q. पी ओनली इफ क्यू, ठीक है। तो इसका मतलब है यू कैन ग्रेजुएट पी है, और आगे जो तीनों कंडीशंस हैं वो क्या हैं, Q. क्यू है, हाँ वो क्यू है, ठीक है जी। तो पी इसमें फर्ज करें तो हम ग्रेजुएट को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जी उसको लिखने का तरीका जी इम्प्लॉइज, उसके बाद जो तीनों कंडीशन है ना वो यहाँ पे आ जाएंगी जो भी हैं, ठीक है, कि आप क्या क्या होना चाहिए। यू डू नॉट, पहली कंडीशन है यू इफ यू हैव कंप्लीटेड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर मेजर, ठीक है। तो मेजर को मैं लेट्स एम से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। एम यहाँ पे आप लिखने का इशू आ रहा है, तो मैं Sir, दोबारा से R. R से. आर से कर दूँ, ये Sir, R से हुआ वाला. ठीक है, आर से कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद है यू डू नॉट हैव एंड यू डू नॉट ओ मनी टू द यूनिवर्सिटी, डू नॉट ओ, ओ यहाँ पे क्या है, डू नॉट ओ, एंड आ रहा है इसमें, ठीक है जी। एंड Conjunction. हाँ कंजंक्शन, डू नॉट आ रहा है तो नेगेशन के साथ आ जाएगा, तो मनी Negation M. एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और फिर कंजंक्शन आ जाएगी। और तीसरा क्या है जी, यू डू नॉट हैव एन ओवरड्यू लाइब्रेरी बुक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको नॉट, Negation B. नेगेशन के साथ लाइब्रेरी को एल से स्टार्ट कर दूं या कोई और लिखा हुआ है, B. बी से बी। नहीं, मैं इसको बी से क्यों कर देता हूँ, ठीक हो गया। ये इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पांचों के क्वेश्चन है, वो यूएस प्रेसिडेंट की कुछ कंडीशंस हैं, ये भी आई होप कि आपके लिए मसला नहीं बनेंगे, आप इजीली इसको कर लेंगे, ठीक है जी, आपने खुद ही कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, express the system specification using proposition P. The message is scanned for viruses
and Q the message was sent from an unknown system together with logical connectives including negations. ठीक है जी, तो इसमें कोई एक पार्ट कर लेते हैं, बाकी फिर आप आखिरी कर लें, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. When a message is not sent from an unknown system, it is not scanned for viruses. When a message is not sent from unknown system, हाँ जी, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7. Express these system specifications using the propositions P. The message is scanned for viruses. ठीक है, मैसेज इज स्कैन फॉर वायरसेस. ठीक है, तो द मैसेज इज स्कैन फॉर वायरसेस, ये पी है. क्यू है द मैसेज वाज सेंट फ्रॉम एन अननोन सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है व्हेन. ठीक है, तो ये बेटा व्हेन के जब हमने किया था तो व्हेन के साथ हमारे पास क्या आया था जी? Q and P. P. क्यू व्हेन पी. ठीक है जी, तो यहाँ पे क्यू क्या होगा? The message was sent from an unknown system. हाँ, हाँ शाबाश. द मैसेज वाज सेंट फ्रॉम अननोन सिस्टम, ये क्यू है. और इट इज नॉट स्कैन्ड फॉर वायरसेस, हमारे पास क्या है? पी है. ऐसे ही है. Yes, sir. ठीक है, तो अब हमने इसको लिखना है, ट्रांसलेट करके इसको लिखना है. तो ये कैसे हमारे पास आएगा? हमारे पास इसको हम Not Q, arrow not P. नॉट क्यू व्हेन मैसेज इज नॉट सेंट फ्रॉम अननोन सिस्टम. ठीक है, जी. ऐसे ही है. और नॉट क्यू हमारे पास क्या है? सर यही वाला है. देखना बेटा, इसको आप ऐसे देखना कि जब भी हमारे पास आएगा व्हेन, ठीक है, तो क्यू व्हेन पी. ठीक है, Yes, sir. तो ये हमारे पास है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसमें व्हेन के जो आगे पोर्शन है आमतौर पे होता है कि उसमें हमारे पास है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास पी से हम रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? P. हम उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, और जो उसके यहाँ पे उसके बाद जो व्हेन से पहले वाला पोर्शन है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसे ही है. लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी थिंग है, इसमें हमारे पास व्हेन जो है वो स्टार्ट के ऊपर ही आ गया. ऐसे ही है. Yes, sir. हाँ हाँ, इसमें व्हेन स्टार्ट के ऊपर आ गया. अब हम इसको कैसे लेंगे? अब इसको देखना है. व्हेन अ मैसेज इज सेंट फ्रॉम एन अननोन सिस्टम. ठीक है, तो इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है नॉट पी. ऐसे ही हो गया. Yes, क्योंकि sir. ऊपर, हाँ ऊपर हमने इसको पी कंसीडर किया ना, ऊपर इसको व्हेन अ मैसेज सेंट फ्रॉम द. सर ये क्वेश्चन में Q है ना, इसीलिए इसका हाँ, आंसर हाँ, हाँ. Q, arrow not P होगा. क्वेश्चन में क्यू है लेकिन ये एक्चुअली पी है. P ठीक है. है. Yes, sir. ठीक है, बात समझ गए मेरी? क्वेश्चन में उसने इसको क्यू नाम दे दिया है लेकिन ये एक्चुअली पी है. ठीक है, और इट इज नॉट स्कैन्ड फॉर वायरसेस जो है ये हमारे पास एक्चुअली क्यू है लेकिन क्वेश्चन में उसने इसको पी कहा है. ठीक है, Yes. ये उल्ट हो गया तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन शायद आपको लगे. ठीक है, तो लेकिन इसको आपने व्हेन क्यू व्हेन पी की फॉर्म में ही इसको डील करना है जैसे कि हम पहले इसको कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है दी सिस्टम स्पेसिफिकेशन कंसिस्टेंट कि the system is in multi-user state if and only if it is operating normally. If the system is operating normally, the kernel is functioning. The kernel is not functioning, or the system is in interrupt mode. If the system is not in multi-user state, then it is in the interrupt mode. The system is not in interrupt mode. ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट्स हैं, इनको हमने बताना है कि क्या हमारा सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है. ठीक है,
तो कंसिस्टेंट इसको चेक करने के लिए अगेन यही है कि हम जितनी प्रपोजिशंस हैं उनको लॉजिकल कंडीशन में हम लिखेंगे, और यहाँ पे हमारे पास टोटल जो वेरिएबल्स बनेंगे वो 1 2 3 4 4 वेरिएबल मेरे ख्याल से बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 डिफरेंट वेरिएबल यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। और आपने उन चारों वेरिएबल्स की क्या कंडीशन रखनी है, ट्रू फॉल्स, जिनकी मदद से जो तमाम के तमाम हमारे एक्सप्रेशंस हैं वो ट्रू आ जाएं, ठीक है। तो अगर तो वो ट्रू आ जाएं तो हम कहेंगे हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है, और अगर नहीं आएंगे तो हमने कहना है कि हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये 9 क्वेश्चन आई होप आप इसको कर लेंगे। अगर कोई इशू हुआ तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी यही कह रहा है, और 13 बुलियन एक्सप्रेशन है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। 15 को आप छोड़ दें, इसके ये जो 15 है ना, ये इसको आपने नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद है 17, हाँ ये 17 को भी, ठीक है। और व्हेन प्लानिंग अ पार्टी यू वांट टू नो, 18 तो वैसे नहीं करना। उसके बाद है 19 नहीं करना, ये आगे नहीं करने। और उसके बाद आपने आना है सीधा बेटा क्वेश्चन नंबर 41 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 आपने करना है, और 43 करना है, 43 करना है। और पीछे से आपने क्वेश्चन नंबर यहाँ तक आपने करना है, ठीक है। 17 नहीं करना, 15 नहीं करना, 13 तक करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 तक आपने करना है, उसके बाद आपने स्किप कर देना है, और उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाना, ठीक हो गया बच्चे।